फारिया ने चाबी धीरे से होल में डालकर घुमाई। लॉक खुल गया। वो दोनों दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। कमरे के अंदर अगले ही पल रोशनी का झमाका हुआ और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमर जहां ने एक भरपूर निगाह से कमरे का तफसीली जायजा लिया और अलमारी की जानिब बढ़ गई, जबकि फारिया अपना मोबाइल निकालकर ईजल पर नक्श हसीन औरत की तस्वीर खींचने लगी। ये क्या कर रही हो फारिया? तस्वीर खींचने की क्या जरूरत? कमर जहां ने चौंकते हुए उसकी उस हरकत को देखा और पूछा। ये ईजल इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, मगर ये तस्वीर बाहर जाकर हमारी कुछ मदद जरूर कर सकती है। फारिया ने मोबाइल में ली गई तस्वीर को जूम करके देखते हुए कहा। अक्लमंद हो गई हो तुम। कमर जहां बेसाख्ता उसे सराह गई। आप इस अलमारी की जानिब क्यों बढ़ रही हैं? कुछ खास देखा था आपने? फारिया भी उनके अकब में आ खड़ी हुई। देखा तो नहीं, मगर क्या खबर कुछ खास मिल जाए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ अहम कागजात और दस्तावेजात देखे थे। कमर जहां ने अलमारी का पट खोलकर दरवाजों को टटोलना शुरू कर डाला। अखबारात के कुछ तराशे हाथ लगे थे। वो दोनों इन तराशों को देखने लगी। ये कोई आर्टिकल है किसी कत्ल के केस के हवाले से। कमर जहां इन तराशों को बगौर पढ़ते हुए बोली। अच्छा, किसका केस? किसका कत्ल? किसका आर्टिकल? फारिया ने वो तराशा हुआ अखबार का हिस्सा कमर के हाथ से बेचैनी से लेते हुए कहा। खुद ही देख लो। कमर जहां अगले तराशे की जानिब मुतवज्जा हुई। रात गए किसी औरत के कत्ल का मुम्मा है और इस आर्टिकल में लिखा है कि इस कत्ल का ताना बाना बख्त इंडस्ट्रीज से जा मिलता है। फारिया का लहजा अचंभे में डूबा हुआ था। इस आर्टिकल के लिखने वाले का नाम देखो। कमर जहां भी इस तराशे की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोली। मेहरू अजीम नाम है इस आर्टिकल की राइटर का। फारिया ने झट से नाम पढ़कर बताया। ऐसा करो, इन तराशों की तस्वीर भी खींच डालो। कमर जहां ने पुरसोच अंदाज में फारिया से कहा। फारिया इस बात में सर हिलाती तस्वीर खींचने लगी। ये बहुत अहम क्लू मिला है। हम मेहरू अजीम से मिलकर इस आर्टिकल के हवाले से बहुत कुछ जान सकते हैं। फारिया इन तस्वीर को मोबाइल में बगौर देखते हुए बोली। नहीं जान सकते फारिया, अब नहीं जान सकते कुछ। कमर जहां ने अचानक अजीब से लहजे में कहा। वो क्यों? फारिया ने सवालिया निगाहें पहले कमर और फिर आर्टिकल पर गाड़ दी। ये अगला तराशा इसी मेहरू अजीम के कत्ल की खबर पर मबनी है। कमर जहां ने हाथ में पकड़ा तराशा फारिया को थमाते हुए अफसोस से कहा। फारिया खामोश निगाहों से वो खबर पढ़ने लगी। मुझे न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जैसे इस कमरे में बख्त महल की बर्बादी छुपी है। कमर खबर पढ़कर फारिया ने अजीब से अंदाज में कहा और कमर जहां की समातों में बड़ी बेगम की कही गई तमाम बातें हथौड़े बरसाने लगी। शायद हमें इस कमरे में नहीं आना चाहिए था, बिला आखिर वो कह गई। शायद, मगर अब आ गए हैं तो इन राजों को खोजे बगैर जाना नहीं चाहिए। हर खानदान को अपना माजी मालूम होता है। वो अपने अबाओ अजदाद के हकायक से आगाह होता है। मैं वाहद हूँ जिसे अपनी माँ के हवाले तक का इल्म नहीं। मेरी माँ जो भी थी, जैसी भी थी, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बाप का माजी जैसा भी था, मैं उससे वाकिफ होना चाहती हूँ। फारिया का लहजा अटल था। कमर जहां को उसका मौक़िफ़ काफी हद तक जायज लगा, मगर फिर भी वहमात परेशान करने लगे थे। कत्ल के मामलात अगर बख्त महल से जुड़े हैं तो ये कोई आम बात ना थी। कमर, ये तराशे अभी भी हमारे काम आ सकते हैं। हम इन अखबारात के ऑफिस में जाकर इस जर्नलिस्ट और उसके कत्ल के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। फारिया ने कुछ तवक्कुफ के बाद पुरसोच अंदाज में कहा। ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से कल ही ये काम कर लेना चाहिए। कमर जहां ने फारिया की सोच पर तौसीक की मोहर लगाते हुए कहा। कुछ देर मजीद वो इस अलमारी को टटोलती रही, फिर मायूसी के आलम में कमरे से बाहर निकल आई। क्या इस हादसे के वक्त आप वहां मौजूद थी? रिपोर्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। मारियाना ने सर उठाकर परेशान कुन निगाहों से रिपोर्टर की जानिब देखा और हौले से इस बात में सर हिला दिया। आप बता सकती हैं कि यह हादसा कैसे रूनुमा हुआ? क्या आपने एना पाउल को देखा था इस होटल में? रिपोर्टर ने अगला सवाल दागा। मारियाना की निगाहों में एक बार फिर वो हौलनाक मंजर घूम गया। इस खौफनाक धमाके की आवाज उसे समातों में गूंजती महसूस हुई। अरसल का एक झटका
झटके से दूर पटकता वजूद उसकी आंखों में कुर्चियां भर गया। कई अजियतनाक लकीरें उसके चेहरे पर उभर आई। लबों से एक सिसकी उभरी और अश्कबार निगाहें बेइख्तियार ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर जा लगी। रिपोर्टर उसकी कैफियत से बेनियाज सवालात की बौछार करने में मसरूफ था। उसे फिक्र थी तो महज अपनी चटपटी स्टोरी की, जिसका सिरा हाथ लगते ही उसकी चांदी हो जाए। सिनोरा, क्या आपने एना पाउल को इस बदकिस्मत गाड़ी में सवार होते देखा था? मारियाना बदस्तूर खामोशी से बंद दरवाजे को देखती रही। इस बंद दरवाजे के पीछे उसकी मोहब्बत जिंदगी और मौत की जंगो जदल में लहू लहान थी और वो यहाँ बेबस सी खड़ी कुछ भी नहीं कर सकती थी। आपके ख्याल से ये कार धमाके का कोई हादसा था या किसी तखरीबकारी का शाखसाना? रिपोर्टर के सवालात भरते जा रहे थे। मारियाना ने तरफ कर अश्कबार निगाहों से रिपोर्टर को देखा। कबल इसके कि वो कुछ कहती, अकब से एक अनजान आवाज उभरी। सिनोर, उनकी ज़हनी कैफियत इतनी बेहतर नहीं है कि आपके सवालात उन्हें सख्त परेशान कर रहे हैं। रिपोर्टर माजरत करता वहां से आगे बढ़ गया। मारियाना ने बेइख्तियार पीछे पलट कर देखा। सामने मौजूद चेहरा शनासा महसूस हुआ। मैं पीडोर हूँ, अरसल का असिस्टेंट और दोस्त भी। पीडोर ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ मारियाना की जानिब हाथ बढ़ाया। मारियाना को यकदम तकरीब में हुई मुख्तसर मुलाकात याद आ गई। ओह हाँ, दरअसल परेशानी में जहन से आपसे कल रात की मुलाकात निकल गई। अरसल काफी जिक्र करता है आपका। उसने पीडोर का मुसाफे की गर्द से बढ़ाया हाथ थामते हुए कहा। मैं समझ सकता हूँ, अरसल के मोबाइल से आपका पैगाम मौसूल हुआ तो मैं शायद शदीद परेशान हुआ। अरसल के मोबाइल से आपका पैगाम मौसूल हुआ तो मैं शदीद परेशान हो उठा और अब तक समझने से कासिर हूँ कि यमम्मा क्या है। हादसे के कुछ लम्हे गुजरते ही जाए वकुआ पर एम्बुलेंस का तांता बंद गया था। इस धमाके की जद में अरसल के अलावा मजीद चंद एक लोग आए थे, जिसकी मीडिया और हॉस्पिटल में खबर होटल के अमले ने दी थी। मगर इन सब जख्मियों में अरसल की हालत तशवीशनाक थी। उसे फौरन से पेशतर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। मारियाना उसके हमरा थी। सारे रास्ते वो अरसल का स्ट्रेचर से लटकता खून आलूद हाथ थामे रही। अश्क उसकी आंखों से रवां थे। उसके लब मुसलसल अरसल को पुकारने में मसरूफ थे, मगर उसका जिस्म साकत था, बेहिसो हरकत, और सांसें रफ्ता रफ्ता मादूम होती जा रही थी। एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ उसकी बिगड़ रही हालत के पेश नज़र सरायत से ऑक्सीजन के साथ साथ इब्तदाई तिब्बी अमदाद भी मुहैया करने में मसरूफ हो गया। मारियाना को अपनी हिम्मत जवाब देती महसूस हुई। अरसल को कुछ हो गया तो नहीं, अरसल को कुछ नहीं हो सकता। वो उसे कुछ नहीं होने देगी, मगर वो क्या कर सकती है आखिर? दुआ। वो उसकी जिंदगी को बचाने के लिए दुआ कर सकती है, रब से फरियाद कर सकती है। वही तो कादिर मुतलिक है। अरसल की जिंदगी सिर्फ उसी के हुक्म की मोहताज है। उसे खदशात बुरी तरह सता रहे थे, मगर अल्लाह पर कामिले यकीन इन खदशात को हराने लगा। वो शद्दोमद के साथ दुआ मांगने में मसरूफ हो गई। अरसल का सफेद पड़ता चेहरा उसकी निगाहों में घूम रहा था। मारियाना की दुआएं मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। तब ही मोबाइल की बिप ने उसे चौंका डाला। मारियाना गायब दिमागी के आलम में पर्स टटोलने लगी। अपना मोबाइल हाथ में थामते हुए वो हैरत ज़दा रह गई। उसका मोबाइल खामोश था, मगर कॉल बेल हनूस बजे जा रही थी। दफ्तन। उसे याद आया कि अरसल ने गाड़ी से निकलते हुए अपना मोबाइल उसे थमा डाला था और उसने हस्बे आदत अरसल का मोबाइल अपने पर्स में रख डाला था। अरसल का मोबाइल। वो जेरे लब बुरबुराती हुई मोबाइल पर्स से निकालने लगी। स्क्रीन पर पीडोर का नाम जगमगा रहा था। कबल इसके कि वो कॉल रिसीव करती, कॉल मुनक़ता हो गई। सद शुक्र कि अरसल ने अपने मोबाइल को लॉक या कोड नहीं लगा रखा था। उसने अगले ही पल पीडोर को अरसल के नंबर से पैगाम भेज डाला। हम एक होलनाक हादसे का शिकार हुए हैं, हॉस्पिटल जल्द पहुंचो। साथ ही उसने हॉस्पिटल का नाम भी लिख डाला था और इस हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद पीडोर उसके सामने खड़ा परेशानी के आलम में सवाल कर रहा था और मारियाना जुज़-बुज़ सी खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो अब तक तय नहीं कर पाई थी कि पीडोर को हकीकत बताए या फिर कोई सच्चा झूठा अफसाना, क्योंकि इतना तो वो जान चुकी थी कि एना पाउल के मामले को अरसल ने एक राज की सूरत अपने दिल में दबा कर रखा था और वो
وہ اس راز کی نہ صرف واحد رازدار ہے بلکہ اینا پاؤل کی سچائی اور ارسل کے ساتھ عقیدت مندانہ تعلق کی امین بھی ہے۔ اینا پاؤل سے جڑی ہر بات اس کے لیے امانت کا درجہ رکھتی تھی اور وہ اس امانت میں خیانت کرنے کی غلطی کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ بات دراصل کچھ یوں ہے پیڈور کہ ماریانا اینا پاؤل کی بہت بڑی مداح رہ چکی ہے۔ اس کی ایک طویل عرصے سے آرزو تھی کہ اینا پاؤل سے کسی صورت ملاقات ہو جائے اور ارسل کے توسط سے اسے یہ موقع میسر ہوا تو مجھے یقین ہے کہ میری دوست نے مزید ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ تب ہی وہ میاں تھی، نہ جانے کب وہ وہاں آن موجود ہوئی، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ نہیں میاں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل میں اور ارسل اس ہوٹل میں تھے اور وہاں سے واپسی پر یہ حادثہ پیش آیا۔ ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ اس تباہ حال گاڑی میں کون بد نصیب تھا۔ ماریانا نے میاں کی تر تر چلتی زبان کو ٹوکتے ہوئے بریک لگایا۔ اوہ اچھا، مگر تم دونوں ساتھ نہیں تھے کیا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں انتہائی معمولی چوٹیں آئی جبکہ ارسل کی حالت تشویشناک ہے۔ میاں نے اس کے سر پر لگی معمولی چوٹ کو بغور دیکھتے ہوئے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ میں دراصل گاڑی میں تھی اور حادثے کی جگہ سے فاصلے پر تھی، اس لیے محفوظ رہی۔ ماریانا نے سرسری سے انداز میں میاں کو جواب دیا اور پیڈور کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ آپریشن کافی طویل ہے، ارسل بری طرح زخمی ہوا ہے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے پیڈور، میں سمجھ سکتا ہوں، میں آپریشن کی تفصیل معلوم کر کے آتا ہوں۔ پیڈور ماریانا کی ذہنی اور قلبی کیفیت سمجھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ماریانا پریشانی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میاں اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو ماریانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ارسل کو بہت قریب سے جانتی ہوں، وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے، وہ خود کو نکال لے گا اس آفت سے۔ میاں، میں جانتی ہوں وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک انسان ہے، مگر فی الحال وہ زندگی کے جس مقام پر کھڑا ہے اس مقام پر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ بے اختیار بے بس ہے۔ ماریانا کا لہجہ بھی بے بس ہو چلا تھا۔ میاں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں خبر نہیں میاں، وہ انتہائی ہولناک منظر تھا جب دھماکے کی شدت سے پرخچے اٹھتی گاڑی کا ایک پرزہ اڑتا ہوا ارسل کے وجود سے جا ٹکرایا اور اس کا جسم خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ وہ منظر میری نگاہوں میں بار بار گھوم رہا ہے اور میرے دل کا چین، سکون، قرار سب لٹتا جا رہا ہے۔ ماریانا رندے ہوئے لہجے میں میاں سے اپنے احساسات و جذبات بیان کر رہی تھی۔ میاں ہنوز خاموش تھی۔ میاں، دعا کرو اسے کچھ نہ ہو، وہ موت کو ہرا کر زندگی کی جانب لوٹ آئے، میں اسے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ میاں کو خاموش پا کر ماریانا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اس کا لہجہ ہی نہیں آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ لیکن تم نے کبھی اپنی زندگی پر غور نہیں کیا ماریانا، تمہاری زندگی میں محبت کی عمر بے حد مختصر واقع ہوئی ہے۔ میاں کے ہاتھ کی طرح اس کا لہجہ بھی نہایت سرد تھا۔ کیا مطلب؟ ماریانا ہکا بکا سی رہ گئی۔ مطلب بہت واضح ہے ماریانا، تم نے اپنے باپ سے بے انتہا محبت کی، ان کا ساتھ تمہاری زندگی سے ختم ہو گیا، تمہاری محبت کا محور پھر تمہاری ماں بن گئی، مگر وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی، اور اب ایک بار پھر تم محبت کی راہ پر چل پڑی اور اس بار ارسل موت کے منہ میں جا پہنچا۔ محبت تمہیں راس نہیں ماریانا، یا پھر یوں سمجھو کہ تمہاری محبت دوسروں کی حرامہ نصیبی ثابت ہوتی ہے۔ میاں صفاقی سے اسے اپنے پتھریلے لفظوں سے سنگسار کرتی چلی گئی۔ ماریانا سارتا پیر پتھرا کر رہ گئی، اس کی خالی خالی نگاہیں میاں کے سپاٹ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میاں کا سپاک چہرہ دھندلاتا چلا گیا۔ فاریہ ہاسپٹل جانے کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ ریشما نے اسے بڑی بیگم کی طبیعت خرابی کی اطلاع دی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ان کے کمرے میں جا پہنچی۔ بڑی بیگم بستر پر بے سدھ پڑی، تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ قمر بی بی کو جلدی سے بلا لاؤ، فاریہ نے ان کی نبض دیکھتے ہوئے ریشما سے کہا۔ کچھ ہی ثانیے میں قمر جہاں فکر مندی سے وہاں کھڑی تھی۔ سب خیریت ہے نا فاریہ؟
انہیں کیا ہوا؟ تیز بخار اور بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں، ہمیں انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، فاریہ نے بڑی بیگم کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا تو قمر جہاں اس بات میں سر ہلاتی اس کی مدد کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ بڑی بیگم کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ سب خیریت ہے نا فاریہ؟ مجھے علم ہوا کہ تمہاری دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حماد کو جیسے ہی ساتھی ڈاکٹر کے ذریعے اطلاع ملی وہ فوراً سے پیشتر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوا۔ حماد، بس اچانک ہی دادی کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تیز بخار ہے اور بی پی بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے فوراً سے پیشتر ہاسپٹل شفٹ کرنا مناسب سمجھا۔ فاریہ اسے ساری تفصیل بتانے لگی۔ فکر نہیں کرو، ڈاکٹر سعود آ رہے ہیں چیک اپ کے لیے، میرے خیال سے موسمی بخار ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، حماد نے بڑی بیگم کا معائنہ کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ میرے خیال سے بھی۔ فاریہ بھی اس کی بات سے متفق ہوئی۔ کیا وہ لمحہ آن پہنچا ہے جب مجھے ڈاکٹر حماد سے ملاقات کا شرف حاصل ہو؟ ایک خنکتی ہوئی آواز نے ان دونوں کو ہی اپنی جانب متوجہ کیا۔ دونوں نے بے اختیار پلٹ کر اس آواز کی سمت دیکھا۔ قمر جہاں چہرے پر مسکان سجائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فاریہ بے اختیار مسکرا اٹھی اور قمر جہاں کا تعارف کرواتے ہوئے حماد سے مخاطب ہوئی۔ ان سے ملو حماد، یہ ہے میری انتہائی خوبصورت اور باکمال سہیلی، علاوہ ازیں ان محترمہ کو میری ماں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ فاریہ کے اس شوق سے تعارف پر قمر جہاں کے ساتھ ساتھ حماد بھی ہنس پڑا۔ فاریہ مجھ سے اکثر و بیشتر آپ کی شخصیت کی خوبیوں کے حوالے سے ذکر کرتی رہتی ہے، مگر آج آپ کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ فاریہ کی ماں ہونے کا شرف جسے حاصل ہے وہ واقعی ایک انتہائی نفیس خاتون ہے۔ حماد نے بھی خوبصورت انداز میں ان کی شخصیت کو سراہتے ہوئے کہا، یہ تم دونوں کی محبت ہے جو میری تعریف میں یوں رطب اللسان ہو، مگر میں دل سے اقرار کروں گی کہ فاریہ کا اپنی زندگی کے ہمسفر کا انتخاب بہترین ہے۔ قمر جہاں نے حماد کی وجیحہ شخصیت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فاریہ قمر کی بات پر سرشار سے انداز میں مسکرا اٹھی۔ اس بات سے تو میں بھی 100% متفق ہوں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ میرا انتخاب میری زندگی کے لیے کتنا خوش آئین ثابت ہوتا ہے، حماد نے شوخی سے فاریہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قمر جہاں حماد کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے فاریہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، زیادہ نہیں مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ فاریہ کی تمہاری زندگی میں شمولیت تمہاری خوش نصیبی سے کم نہیں۔ فاریہ نے قمر جہاں کی بات پر مسکرا کر حماد کو دیکھا اور قمر جہاں کا ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے کہنے لگی، زندگی میں پہلی بار بابا کے فیصلے نے میری ذات کو مسحور کر ڈالا۔ جی مس فاریہ، کہاں ہیں آپ کی مریضہ؟ ذرا ہمیں بھی ان سے ملوائیے۔ ڈاکٹر سعود کی اچانک آمد نے ان تینوں کی گفتگو کے تسلسل کو توڑ ڈالا۔ فاریہ ڈاکٹر سعود کو ہی اسسٹ کرتی تھی، وہ انہیں بڑی بیگم کی طبیعت خرابی اور صحت کے حوالے سے تفصیلاً بتانے لگی۔ حماد کے موبائل پر کال کی آمد نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر ڈالی تھی۔ کال گھر سے موصول ہوئی تھی۔ السلام علیکم اماں جی۔ جی کہیے، سب خیریت ہے؟ وہ اماں بی سے بات کرتے ہوئے وہاں سے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا، مگر ان کی رندی ہوئی آواز اور آخری جملے پر وہ شوق سا رہ گیا۔ گھر کی پرسکون فضا میں یکدم ٹیلی فون کی گھنٹی نے شور برپا کر ڈالا۔ رضیہ بی بی دوپٹے کے پلو سے ہاتھ صاف کرتی کچن سے برآمد ہوئی۔ آ رہی ہوں بابا، آ رہی ہوں۔ ضرور حماد بیٹے کا فون ہوگا۔ جب تک شبنم کالج سے گھر نہ پہنچ جائے اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ مسکرا کر زیر لب بڑبڑاتی ہوئی ریسیور اٹھانے ہی والی تھی کہ گھنٹی بجنا بند ہو گئی۔ اگلے ہی پل گیٹ سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ لو شبنم بھی آ گئی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ السلام علیکم اماں بی۔ چند ہی لمحوں میں شبنم چہکتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آج کچھ دیر نہیں ہو گئی؟ رضیہ بی بی نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ اماں بی، ہر طرف ٹریفک جام کا مسئلہ، آدھا وقت تو راستے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ شبنم وہیں مسہری پر بیٹھتے ہوئے کوفت سے بولی۔ ہاں بھائی، یہ دن بدن بڑھتا ٹریفک کا تو واقعی وبال جان بن گیا ہے۔ رضیہ بی بی ٹریفک کو کوستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ آنکھیں مندے مسہری سے پشت ٹکائے بیٹھی شبنم نے چونک کر ذرا فاصلے پر رکھے ٹیلی فون سیٹ پر نگاہ کی اور پھر اٹھ کر کریڈل سے ریسیور اٹھانے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وہ اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں مخاطب ہوئی، مگر کچھ ہی پل میں اس کا چہرہ خطرناک حد تک متغیر ہوتا چلا گیا۔
रजिया बीबी पानी का गिलास हाथ में थामे वापस लौटी तो शबनम की गैर होती हालत देखकर परेशान हो उठी। क्या हो गया है शबनम? सब खैर तो है? किसका फोन है? रजिया बीबी ने गिलास मेज पर रखते हुए घबरा कर शबनम से इस्तफसार किया। अम्मा भी वो अरसल भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ के हॉस्पिटल से फोन आया था। शबनम बामुश्किल बता पाई। रजिया बीबी का दिल धक से रह गया। हाय, ये क्या हो गया मेरे अरसल को? मेरा बच्चा, मेरी बाजी के जिगर का गोशा। रजिया दिल थाम कर रोने लगी। अम्मा भी प्लीज खुद को संभालें, हमें बाबा जानी या हमाद भाई को कॉल करके इस हादसे के हवाले से बताना होगा। शबनम ने खुद को संभालते हुए होशमंदी से कहा। ठीक कह रही हो, हमाद से बात करवाओ मेरी। रजिया बीबी आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारते हुए बोली। शबनम ने फौरन से पेशतर हमाद को कॉल लगाकर रिसीवर रजिया बीबी को पकड़ा डाला। हमाद बेटा, जल्दी घर लौट आओ साहिब को लेकर, अरसल बेटे की तरफ से कुछ अच्छी खबर नहीं है, वो रंधे हुए लहजे में हमाद को बता रही थी। घड़ी का निसफ दायरा ही मुकम्मल हुआ था जब हमाद और फिरोज हसन बौखलाई हुई हालत में घर पहुंचे। क्या हुआ है रजिया बीबी? अरसल खैरियत से तो है ना? कैसी खबर आई है, कुछ बताइए तो सही। फिरोज हसन शदीद परेशानी के आलम में उनसे दरियाफ्त करने लगे। साहिब, अरसल बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, यही इतला मिली है बस। रजिया बीबी खुद हिम्मत हारे बैठी थी, हिचकियों के दरमियान इतना ही कह सकी। फिरोज हसन ने ढाल से सोफे पर ढह गए। ये क्या कह रही हैं आप रजिया बीबी? लफ्ज उनके लबों से टूट टूट कर अदा हो रहे थे। कॉल किसने रिसीव की? हमाद ने हिम्मत जवान रखते हुए सवाल किया। मैंने, शबनम ने रंधे हुए लहजे में जवाब दिया। किस नंबर से कॉल आई थी? वो नंबर दिखाओ। हमाद तेजी से फोन सेट की जानिब भरते हुए बोला। शबनम CLI पर महफूज हस्पानिया के हॉस्पिटल का नंबर उसे दिखाने लगी। हमाद ने अगले ही लम्हे उस नंबर पर दोबारा कॉल मिलाई। वो हॉस्पिटल की इंतजामिया से उस कॉल और अरसल के हवाले से सवालात करने लगा। भैया का हादसा मामूली हादसा नहीं है, हम में से किसी को इस वक्त उनके साथ होना चाहिए। हमाद ने सारी तफसीलात जानकर फिरोज हसन को आगाह किया। तुम टिकट कंफर्म करवाओ आज की, मैं जल्द से जल्द अपने बेटे के पास जाना चाहता हूँ। फिरोज हसन फैसला कुन लहजे में बोले। अरसल के हादसे की खबर उन पर कयामत बनकर टूटी थी। वो तो उसकी आखिरी गुफ्तगू के बाद उससे मिलने की तवक्का किए बैठे थे, मगर उसके साथ पेश आने वाले हादसे की खबर ने उनके औसान खता काट डाले थे। बाबा जानी, आप नहीं, अरसल भैया के पास मैं जाऊंगा। हमाद ने उन्हें बाजुओं से थामते हुए नरमी से कहा। नहीं हमाद, मुझे अरसल के पास हर हाल में पहुंचना है। ना जाने मेरा बेटा किस कदर तकलीफ में है, जब तक मैं उसके पास चला ना जाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिरोज हसन इस तरारी कैफियत में हमाद का हाथ झटकते हुए बुलंद आवाज में गोया हुए। बाबा जानी, इसीलिए आपकी इस कैफियत के पेश नजर कह रहा हूँ, भैया को फिल वक्त बाहिम्मत साथ की जरूरत है। आप तो इन्हें इस हाल में देखकर अपने आप पर काबू ना रख सकेंगे, फिर कैसे उन्हें इस आजमाइश से निकालने में मदद कर सकेंगे। बाबा जानी प्लीज भैया के पास फिल वक्त मुझे जाने दीजिए, उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। हमाद उनकी हालत को देखकर परेशानी से समझाने लगा। साहिब, हमाद बेटा ठीक कह रहा है, फिल वक्त उसका वहाँ अरसल के पास होना ज्यादा जरूरी है। रजिया बीबी भी हमाद की बात को समझते हुए फिरोज हसन को समझाने लगी। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा रजिया बीबी, वो मुझे अपनी जिंदगी के हवाले से कोई अहम बात बताने वाला था, फिर ये सब कैसे? आखिर कैसे वो इस हादसे का शिकार हो गया? फिरोज हसन का दुख उनके लहजे में कुरला रहा था। हमाद और रजिया बीबी उनकी कैफियत जानकर चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। बाबा जानी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, मगर बाबा जानी ये बहुत कठिन वक्त है, हमें जल्द और जल्द अरसल भाई के पास पहुँचने के लिए इंतजाम करना होगा और हमाद भाई का ही फिल वक्त उनके पास पहुंचना ज्यादा मुनासिब है। ना जाने अरसल भाई अभी किस हालत में होंगे और आप उन्हें देखकर हौसला ना कर पाए तो फिर उन्हें कैसे संभालेंगे। शबनम उनके घुटनों से लगकर बैठ गई और रोसान से समझाने लगी। ठीक है, अगर तुम लोग समझते हो कि हमाद का जाना वहाँ ज्यादा कारगर साबित होगा तो ऐसा ही सही। हमाद, तुम जो भी फ्लाइट मुहैया हो इसमें अपनी टिकट बुक करवाओ। फिरोज हसन बिला आखिर उन सब को मशवरा मानते हुए बोले। मैं अभी ऑनलाइन बुकिंग करवाता हूँ बाबा जानी। हमाद इतना कहकर लैपटॉप खोल कर बैठ गया। बाबा जानी, एक दरख्वास्त है आपसे, शबनम ने झिझकते हुए कहा। कैसी दरख्वास्त शबनम? फिरोज हसन के साथ साथ रजिया बीबी ने भी उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए दरियाफ्त किया। मैं भी हमाद भाई के हमरा अरसल भाई के पास जाना चाहती हूँ बाबा जानी, शबनम ने भराई हुई आवाज में कहा।
मगर शबनम, तुम्हारा जाना अभी इतना जरूरी नहीं, तुम वहां जाकर क्या करोगी अभी? फिरोज हसन के कुछ भी कहने से कबल रजिया बीबी ने उसे टोका। अम्मा भी प्लीज मुझे जाने दें अरसल भाई के पास, मैं बहुत दुआएं करूंगी, उनकी खिदमत करूंगी, हमाद भाई का साथ दूंगी, प्लीज बाबा जानी मुझे भी हमाद भाई के साथ जाने की इजाजत दे दें। शबनम ने भराई हुई आवाज में अपने दिल की बात उन लोगों के आगे रखी। हमाद ने भी उसकी बात सुनकर उसका चेहरा बगौर देखा। नैन कटोरे आंसुओं से लबालब भरे हुए थे। उसके लहजे में अगर कोई जज्बा झलक रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ खुलूसो मोहब्बत का जज्बा था। बाबा जाने दे शबनम को, दे दे इसे भी इजाजत। वो पुरसोच अंदाज में फिरोज हसन से मुखातिब हुआ। मगर बेटा जी, ये लड़की जात है, इसे लेकर तुम मजीद परेशान होगे। रजिया बीबी घबरा कर बोली, ये मेरी बहन है और भाई बहन के मामले में परेशान नहीं होते, आप फिक्र ना करें अम्मा भी, कोई मसला नहीं होगा। वो अम्मा भी का हाथ थामते हुए नरमी से गोया हुआ। ठीक है, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो शबनम को भी ले जाओ साथ। फिरोज हसन थके थके से लहजे में बोले। हमाद अपने साथ साथ शबनम की टिकट बुक कराने लगा। दफ्तर उसका मोबाइल बज उठा। कॉल फारिया की थी। वो कॉल रिसीव करके बाहर आ गया। कमाल करते हो हमाद, अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गए। मैं डॉक्टर साउद से बात करके फारिग हुई तो तुम कहीं भी मौजूद ना थे। फारिया उसके बिना बताए चले आने पर शदीद खफा थी। फारिया, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे और बाबा जाने को फौरन घर लौटना पड़ा, हमाद ने थके थके लहजे में कहा। फारिया चौंक गई। क्या हुआ हमाद, सब ठीक तो है? ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने परेशान हो गए हो? फारिया, अरसल भैया का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं आज रात की फ्लाइट से स्पेन के लिए रवाना हो रहा हूँ। ओह मेरे खुदा, ये क्या कह रहे हो हमाद? यकीन नहीं आ रहा मुझे, कैसे हुआ यह हादसा, कुछ पता चला? फारिया भी परेशानी के आलम में दरियाफ्त करने लगी। कुछ खबर नहीं। हुआ कैसे हुआ, बस हॉस्पिटल से खबर आई है। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ है कि कुछ भी समझ नहीं आ रही। बाबा जानी की जहनी कैफियत भी ठीक नहीं। फारिया, हमाद जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए था, फारिया के आगे टूटने लगा। हमाद प्लीज हौसला करो, कुछ नहीं होगा अरसल भैया को, मैं दुआ करूंगी, बेइंतहा दुआ करूंगी, तुम देखना वो इस मुश्किल घड़ी से निकल आएंगे, बस तुम भरोसा रखो अल्लाह पर। फारिया उसकी कैफियत से परेशान होती उसको दिलासा देने लगी, समझाने लगी। मैं जानता हूँ फारिया, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, बस एक दरख्वास्त है तुमसे। हमाद ने खुद को बमुश्किल संभालते हुए कहा, मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। बाबा जानी, अम्मा भी को इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बोलो फारिया, इस मुश्किल घड़ी में तुम हमारा साथ दोगी ना? वो मान भरे अंदाज में उससे कह रहा था। फारिया का दिल कट कर रह गया। क्यों नहीं दूंगी तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का साथ हमाद? तुम्हारी फैमिली अब मुझे भी अपनी फैमिली की तरह बेहद अजीज है। तुम अंकल फेरोज और अम्मा भी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ो दो और बेफिक्र होकर भाई के पास चले जाओ, यहाँ मैं हूँ सब कुछ संभालने के लिए। फारिया बेइख्तियार बोली। उसके लबों से अदा हुआ एक एक लफ्ज उसकी दिली कैफियत की तर्जुमानी कर रहा था और हमाद उस पल फारिया पर बेइंतहा फख्र महसूस हुआ जिसका इजहार उसने बरमला कर डाला। मैं जानता हूँ तुम्हारे वादे के बाद मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फारिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिली, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे यार, और मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ हमाद। फारिया फरते जज्बात के आलम में कहने लगी, मैं जल्द लौटूंगा, दुआ करना सब खैर हो। वो उससे वादा करते हुए बोला, सब खैर होगा हमाद, अरसल भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बताओ तुम्हारी फ्लाइट की टाइमिंग क्या है? फारिया उसका हौसला बढ़ाते हुए पूछने लगी। हमाद उसे फ्लाइट की तफसीलात बताने लगा। मैं एयरपोर्ट आऊंगी तुमसे मिलने, अपना ख्याल रखना हमाद, वो मोहब्बत भरे लहजे में कह रही थी। हमाद बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने भी चाहत से जवाब दिया था। फारिया से बात करके वो पलटा ही था कि शबनम उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से दरिया रवां था। उसे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो बेइख्तियार उसकी जानिब भरी। हमाद भाई, अरसल भाई की हालत ठीक नहीं है ना? वो रोती हुई उसके सीने से लगी कहने लगी। आहिस्ता बोलो और खुद को संभालो, अल्लाह पर यकीन रखो, जिंदगी लेने और देने वाली जात उसी की है, बहुत शिद्दत से मांगने से वो कभी भी जिंदगी लौटा भी डालता है। हमाद उसका सर नरमी से सहलाते हुए समझाने लगा, मैं दुआ कर रही हूँ अरसल भैया के लिए, मुझे यकीन है अल्लाह उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा। शबनम उससे अलग होकर अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे भी यकीन है अल्लाह पर, वो भैया को कुछ भी नहीं होने देगा।
ارسل بھی نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ چلو اب تم اپنی پیکنگ کرو، ہمیں شام میں ہی نکلنا ہوگا، وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ شبنم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حماد موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اسپین کے نیوز چینلز کی ویب آن کر رکھی تھی اور بڑی بےتابی سے نشر ہونے والی خبروں کو سننے لگا تھا۔ تمہاری محبت دوسروں کے لیے حرامہ نصیبی ثابت ہوتی ہے۔ میاں کا زہر خوند لہجہ اس کے حواسوں پر چھاتا چلا گیا۔ بھیگی نگاہیں آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے قدم بے خودی کے عالم میں اس جانب بڑھنے لگے۔ محبت تمہیں راس نہیں ماریانا، میاں کا کٹیلا لہجہ ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں گونجا۔ ماریانا کے قدم بدستور آپریشن روم کی جانب بڑھتے رہے۔ ماریانا، اس کے عقب سے تیز آواز ابھری۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹی۔ سامنے گرینی ہانپتی کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر معاف ہو چکی تھی کہ ان کی پکار سن ہی نہ سکی۔ تب ہی انہوں نے تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے قریب آ کر اسے پکارا۔ کب سے آواز دے رہی ہوں تمہیں، ماریانا، کن سوچوں میں، خیالوں میں گم ہو میری جان، وہ اپنا تیز چلتا تنفس بحال کرتے ہوئے بولی۔ ماریانا گمسم سی انہیں خاموش نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میرے پاس کچھ دیر قبل صوفیہ کی کال آئی تھی۔ اس نے اس ہولناک حادثے کی خبر دی مجھے اور تمہارے یہاں موجود ہونے کی بھی اطلاع دی۔ میرے بچے، کیسے ہوا یہ سب کچھ، اور تم یہاں کس لیے موجود ہو ماریانا؟ گرینی پریشانی کے عالم میں اس کا اترا ہوا چہرہ بغور دیکھتی استفسار کر رہی تھی۔ گرینی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ اس خوفناک لمحے کی نظر ہو گیا۔ گرینی کا مسیحائی قرب پا کر ماریانا اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ میاں کی زہریلی باتوں کے اثرات زائل ہونے لگے۔ وہ ان کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے کہنے لگی، او ماریانا، ایسا مت کہو میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ گرینی ماریانا کی حالت زار دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ گرینی، ارسل وہ بہت برے حال میں ہے، وہ اس حادثے کی لپیٹ میں آ کر بری طرح زخمی ہوا ہے۔ گرینی، اس کا آپریشن چل رہا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں بچنے کے مواقع بہت کم ہیں۔ وہ ہچکیاں لیتی انہیں ساری صورتحال بتانے لگی۔ اتنی دیر سے اس نے بامشکل خود کو سنبھال رکھا تھا۔ گرینی کا مہربان وجود میسر آتے ہی اپنا سارا دکھ ان کے ناتواں کاندھے پر ڈال کر ان کے سینے سے جا لگی۔ گرینی دل تھام کر رہ گئی۔ چند دنوں کا تعلق تھا ارسل سے، مگر اس مختصر سے تعلق کے باوجود ارسل انہیں بے حد عزیز ہو گیا تھا، خاص طور پر جب سے انہیں ماریانا اور ارسل کے جذبوں کی حقیقتوں کا علم ہوا تھا۔ تب سے تو وہ ماریانا کے ساتھ ساتھ ارسل کے لیے بھی دعا گو رہنے لگی تھی۔ یا خداوند تعالیٰ، رحم کر، میرے مالک، اس معصوم بچے پر کرم بنائے رکھنا اپنا میرے مولا۔ وہ رندی ہوئی آواز میں ارسل کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ گرینی، ارسل کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ ماریانا کسی نہ سمجھ بچے کی مانند ان سے استفسار کر رہی تھی۔ حوصلہ کرو ماریانا اور اللہ سے مانگو اس کی زندگی، وہی بخشنے والا ہے، دینے والا ہے۔ گرینی اسے حوصلہ دیتے ہوئے سمجھانے لگی اور خود بھی تسبیح کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہو گئی۔ ماریانا نے اپنی گلابی ہتھیلی سے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا اور لب کاٹتے ہوئے آپریشن روم کے دروازے پر نگاہ جمائے دعا کرنے لگی۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج بڑے یقین سے مانگتی ہوں، اپنے ہر منفی احساس کو دل سے مٹا کر مانگتی ہوں، ایک ایسے انسان کی زندگی کا سوال کرتی ہوں جو مجھے اپنی زندگی سے بھر کر عزیز ہو چلا ہے۔ میرے اللہ، ارسل کی زندگی بخش دیجیے، میری قسمت کی نحوست اس تک پہنچنے نہ دیں، میرے مولا اسے بچا لیجیے، خداوند تعالیٰ اسے زندگی لٹا دیجیے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے اشک رواں تھے اور نگاہیں پتھرا سی گئی تھی، مگر جسم کا رواں رواں ارسل کے لیے دعا مانگنے میں مشغول تھا۔ ماریانا، آپریشن مکمل ہونے میں کچھ وقت درکار ہے، ارسل کو فی الحال آپ سب کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ میں نے پاکستان میں اس کے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر سے مطلع کر ڈالا ہے۔ پیڈور کچھ دیر بعد لوٹا تو ماریانا کو ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ پا کر تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر حیرانی پر قابو پاتے ہوئے اب تک کی اپ ڈیٹس سے اسے آگاہ کرنے لگا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، اس کے گھر والوں کو خبر دینا بہت ضروری تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ اچھا کیا جو تم نے مجھے مطلع کر ڈالا۔ ماریانا کو پیڈور کے اس اقدام سے حقیقتاً خوشی محسوس ہوئی۔ وہ خود بھول گئی تھی ارسل کے گھر اطلاع دینا اور اپنی بھول پر شرمندہ بھی تھی۔ یہ میری گرینی ہے،
ارسل کیونکہ ہمارے ہی محلے میں رہائش پذیر ہے، اس لیے گرینی بھی ارسل سے کافی انسیت رکھتی ہیں۔ پیڈور کو بار بار الجھتی نگاہوں سے گرینی کی جانب دیکھتا پا کر ماریانا نے پہیلی بھی سلجھا ڈالی۔ ہولا سینورا کہ ارسل کے اس مشکل وقت میں گرینی جیسی محترم بزرگ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، پیڈور نے خلوص سے کہا۔ ماریانا نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ یہ واضح تھا کہ ارسل کو لے کر پیڈور بے حد فکر مند تھا، پریشانی اس کے چہرے سے حبیدہ تھی۔ پیڈور، میاں کہاں ہے؟ ماریانا کو اچانک میاں کا خیال آیا۔ وہ گھر چلی گئی ہے، اس کی والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پیڈور نے مختصر جواب دیا۔ ماریانا نے فقط اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کا دھیان ایک بار پھر ارسل کی جانب مرکوز ہو چکا تھا۔ بین الاقوامی فلائٹ کی روانگی کی اناؤنسمنٹ جاری تھی۔ حماد نے بے چینی سے کلائی میں بندھی گھڑی کے ڈائل کو دیکھا اور منتظر نگاہوں سے رات تکنے لگا۔ شبنم اس کے ساتھ سامان کی ٹرالی اٹھائے کھڑی تھی اور اس کی ایک ایک حرکت سے جھلکتی بے قراری کی وجہ سے بخوبی واقف تھی۔ اس کی نگاہیں بھی حماد ہی کی طرح راستے پر ٹکی تھی جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ انتظار کی چند گھڑیاں گزری تھی کہ فاریہ کا اجلا روپ حماد کی منتظر نگاہوں کو سیراب کر گیا۔ کتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا تمہارا فاریہ، اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں، وہ فاریہ کے قریب آتے ہی بے چین سا کہہ اٹھا۔ حماد، اس قدر ٹریفک تھا کہ کیا بتاؤں، مجھے خود یہاں وقت پر پہنچنے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شکر ہے وقت پر کسی نہ کسی صورت پہنچ گئی، فاریہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی تمہارا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا، دل بہت گھبرا رہا ہے فاریہ، بھیا جانے کی فکر مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے۔ زندگی اس قدر مشکل موڑ پر جا کھڑی ہوئی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب مزید آگے بڑھنے کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ حماد مضطرب لہجے میں فاریہ سے مخاطب تھا، اس کی باتوں میں انچاہے خدشات چھپے تھے۔ فاریہ اس کی پریشانی بھانپ کر پرخلوص انداز میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہمت دلانے لگی۔ شبنم نے ان دونوں کو اس پل عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تم مانو نہ مانو، حماد تمہیں چاہتا ہے مگر اپنے احساسات سے انجان ہے۔ شازیہ کا کہا گیا جملہ اس کے حواسوں پر چھاتا ہوا عجیب سی کیفیت میں اسے مبتلا کیے دے رہا تھا۔ تم فکر مند ہو، بہت پریشان ہو، اس لیے زندگی تمہیں یکدم تنگ نظر آنے لگی ہے حماد، اور ارسل بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم دیکھنا وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اس مشکل گھڑی میں ان کا بھرپور ساتھ نبھانے کے لیے تمہیں بہت ہمت کرنی ہوگی حماد، ذہنی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہوگا، اور میں جانتی ہوں تم یہ سب کچھ کر لو گے، مجھے تمہاری قوت ارادی پر پورا یقین ہے۔ فاریہ کا ٹھہرا ہوا لہجہ، مثبت سوچ اور خوبصورت الفاظ حماد کو ہمت دیتے چلے گئے۔ وہ فاریہ کے دلکش چہرے کو چاہت سے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، کاش اس مشکل گھڑی میں میں تمہارا ساتھ یہاں تک محدود نہ ہوتا فاریہ، تم میرے ساتھ اس سفر میں بھی شامل ہوتی، حتیٰ کہ ہر گھڑی میرے ہمراہ ہوتی، میری ہمت بندھاتی، میرے راستے کی کٹھنائیوں کو آسانی سے تبدیل کر ڈالتی، کاش تم اس سفر میں میرے ساتھ ہوتی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ساری کیفیت فاریہ کے آگے بیان کرتا چلا گیا، اس حقیقت سے انجان کہ اس کے احساسات، اس کی چاہت جہاں فاریہ کی محبت کو دوام بخش رہی تھی، وہیں شبنم کی آنکھوں میں مرچیں بھر رہی ہے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہمارا تعلق یہیں تک محدود ہے، جو رشتے دلوں کے درمیان پنپتا ہے وہ کسی حدود کی نظر نہیں ہو پاتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے جسم کا روح سے تعلق ہے، میرا تمہارا تعلق بھی بالکل ایسا ہی ہے حماد، اور وہاں تم مجھے لمحے بھر کے لیے بھی خود سے جدا نہ پاؤ گے، میں اس طرح تمہارا حوصلہ، تمہاری طاقت بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، یقین نہ آئے تو آزما لینا، فاریہ محبت سے سرشار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حماد بھائی اب چلیں؟ ان دونوں کے عہد وفا کو بیزاری سے سنتے ہوئے اس نے اکتا کر کہا۔ فاریہ نے چونک کر اسے دیکھا، اتنی دیر سے وہ شبنم کی وہاں موجودگی سے انجان تھی، اور اب اسے سامان کے ساتھ وہاں موجود پایا تو حیران ہوتے ہوئے بولی، یہ بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہے حماد؟ قبل از کے کہ حماد فاریہ کی بات کا جواب دیتا، شبنم نے بڑے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا، جی میں بھی جا رہی ہوں ارسل بھائی کے پاس۔ وہ فاریہ کو شبنم کا پر اعتماد جتاتا ہوا لہجہ کچھ خاص نہ بھایا، مگر حماد کی موجودگی کے باعث لہجہ خوشگوار رکھتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے بولی، چلو اچھی بات ہے، تمہاری موجودگی میں تمہارے بھائی کے لیے ڈھارس بنی رہے گی، خیال رکھنا اپنے دونوں بھائیوں کا، وہ
और अपनी हिम्मत भी तवाना रखना। आप फिक्र ना करें, मुझे इल्म है किसका किस तरह ख्याल रखना है, शबनम ने बज़ाहिर मुस्कुराकर जवाब दिया था, मगर फारिया को उसके लहजे की चुभन बखूबी महसूस हुई थी। अब जाना होगा फारिया, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। हमाद सामान की ट्रॉली संभालते हुए फारिया की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, सिर्फ अपना नहीं, तुम्हारे घर वालों का भी ख्याल रखूंगी जनाब। और हमाद प्लीज, हालात जैसे भी हों, खुद को मजबूत रखना और मुझसे राब्ते में रहना। फारिया ने अलविदाई कलमात अदा करते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। हमाद ने उसका हाथ मजबूती से थाम कर अपने दिली जज्बात को लम्स के जरिए फारिया के दिल तक मुंतकिल किया और एक अलविदाई निगाह उसके सुपुर्द करके वहां से जाने लगा। शबनम उसके हमरा थी। उसने फारिया को सरसरी से अंदाज में अलविदा कहा और हमरा अम्मा हमाद के आगे बढ़ने लगी। फारिया उदासी से इन दोनों को नजरों से दूर होता जाता देखने लगी। हमाद ने आखिरी बार उसे अलविदाई निगाहों से देखते हुए हाथ मिलाया था। फारिया भी उदासी से उसे देखते हुए हाथ मिलाने लगी। बरखा रुत जमकर बरस रही थी। वो बारिश की मोटी मोटी बूंदों को अपनी हथेली के प्यालों में जमा करती गीली मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू अपने वजूद में उतारने लगी। सब्ज गीली कालीन पर उनके कदम मसरूर से अंदाज में उठ रहे थे। उनके पोर पोर से खुशी झलक रही थी। मुद्दतों बाद बारिश उन पर मेहरबान हुई थी। सबीहा, अब बस भी करो, कितना भीगोगी बारिश में, बीमार पड़ जाओगी। बालकनी में खड़े आसिम चाय की चिस्कियां भरते हुए उन्हें दिलचस्पी से देखते हुए बोले, ये बारिश मुझे बीमार नहीं कर सकती आसिम, ये तो शफा बनकर मेरे वजूद में उतरी है, मेरा हर दर्द हर मर्ज बहा कर ले जाने के लिए। बारिश की ये बूंदें तो मुझे मजीद तवानाई बख्श रही हैं। वो मसरूर सी बालकनी में विराजमान आसम को देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात है तो फिर इस शफा बख्श बारिश से मुझे भी फैजियाब होना चाहिए। आसिम खुशगवार लहजे में गोया हुए, आ जाए ना आप भी यहाँ बागीचे में। सबीहा ने आसिम को मुस्कुराते हुए दावत दी। आता हूँ आता हूँ, आसिम चाय का आखिरी घूंट भरते हुए बोले। सबीहा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और फिर बारिश में भीगने लगी। मोहब्बत फरेब की सूरत में ढल जाए तो बहुत अजियतनाक साबित होती है। सबीहा को भी आसिम की रफाकत में मोहब्बत की हकीकत का खूबसूरत अदराक हुआ था। चाहे जाने का एहसास किसी भी हद, अपने की निगाहों में मोतबर होने का एहसास किस कदर दिलकश होता है, ये सबीहा को जिंदगी ने अब सिखाया था। यावर वक्त के लिए उसने अपना आप मिटा डाला था, मगर वो शख्स फिर भी उनको ठुकरा गया। ठोकर बहुत दर्दनाक थी, मगर इस ठोकर के नतीजे में वो जिसकी पनाह में महफूज थी, वो शख्स रूहे जमीन पर उनके लिए फरिश्ते से कम ना था। बाज ठोकरें दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि किस्मत बदलने के लिए जिंदगी में ज़हूर पजीर होती हैं। अचानक किसी चिड़िया की कपकपाती चहचहाहट ने सबीहा को बेकुल कर डाला। वो नरम घास को पैरों तले बेचैनी से रोंदती मुतलाशी निगाहों से चिड़िया के नन्हे वजूद को तलाश करने लगी और फिर मोतिये के गमले तक एक चिड़िया ठिठरती हुई उन्हें नजर आ ही गई। वो तेजी से उसकी जानिब भरी। खौफजदा चिड़िया उड़ने की सही में गिर पड़ी। उसके पर भीगे होने के बाइस भारी हो चुके थे, जिसकी बिना पर फिल वक्त उड़ान भरना उसके लिए मुश्किल हो गया था। सबीहा ने नहायत आहिस्तगी से उसके ठिठुरते हुए वजूद को उठाकर अपनी गोद में छुपा लिया। नारंगी दुपट्टे के पल्लू से उसके भीगे वजूद को खुश्क करने लगी। चिड़िया उनका पुरशफीक लम्स पाकर सुकून महसूस करने लगी। आंखें मूंदे उनकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ गई। अलबत्ता चूं चूं की सूरत उसकी सिसकियां सबीहा को उसका दर्द सुना रही थी। गम न करो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मगर यकीन रखो जो घर तुम्हारा बर्बाद हुआ है, इससे कहीं बेहतर आबाद करेगा अल्लाह। सबीहा ने नरमी से उसके नाजुक से तन पर हाथ फेरते हुए कहा। अकब में खड़े आसिम ने ठिठकते हुए उनकी बात सुनी। चिड़िया ने जवाब में फिर चूं चूं करते हुए फरियाद की, ना हो उदास, हौसला करो, एक नई उड़ान भरो, तुम्हारे पर तुम्हारा सबसे बड़ा हौसला है। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, वो अब भी तुम्हारी मुंतजिर है। बाहें फैलाए बेतहाशा खुशियां समेटे हुए सबीहा उस नन्हे वजूद को उम्मीद की नई किरण से मुतारफ करवा रही थी। आसिफ ने जेरे लब मुस्कुराते हुए होले से उनके शानों पर अपना मजबूत हाथ धरा। सबीहा बेसाख्ता चौंक उठी। पलट कर देखा, आसिम को रूबरू पाकर वो मसरूर हो उठी। जिंदगी बाहें फैलाए खुशियों की रिदा ओढ़े उनकी सिमत मुस्कुराती हुई देखती हुई उनकी मुंतजिर थी। सबीहा ने मुत्तमिन से अंदाज में आसिम के मजबूत शानों पर अपना सर टिका दिया।
बरखा रुत हनूस जमकर बरस रही थी और उसकी बूंद बूंद में ताजगी झलक रही थी। एक रात चलो तामीर करें खामोशी के संगे मरमर पर, हम तान के तारीकी सर पर, दो शम्माएं जलाएं जिस्मों की, जब ओस दबे पांव उतरे, आहट भी ना पाए सांसों की। कपड़े की रेशमी खुशबू में खुशबू की तरह ही लिपटे रहें और जिस्म के सूंदे पर्दों में रहुओं की तरह लहराते रहें। शाम अबर आलूद थी मगर रात के दूसरे पहर मुत्तला बिल्कुल साफ हो चुका था। आसमान के वसी चौड़े माथे पर चांद का टिक्का और सितारों का झूमर अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ जगमगा रहा था। कमरे में सुनहरी रोशनी फैली थी, बिस्तर पर ताश फैला था और उसके ऊपर नारंगी दुपट्टा फैला पड़ा था जिसका सुनहरी गोटों वाला आखिरी सिरा बिस्तर से लटकता हुआ मैरून मखमली कालीन पर फैला था। घड़ी की सुइयां अपनी मखसूस रफ्तार से एक के बाद एक दायरे का चक्कर काटने में मसरूफ थी और वो हर शय से बेनियाज खिड़की से लगी खड़ी थी, सिया आसमान की वुसअतों को अपनी मखमूर निगाहों से छूने की सही में मगन। कमरे का दरवाजा होले से खुला था, कदमों की नरम चाप कमरे के अंदर दाखिल होती सुनाई दी। सबीहा ने बेइख्तियार पलट कर देखा और बेइख्तियार छींक पड़ी। अच्छी पहली छींक, दूसरी और फिर तीसरी छींक। आसम भाप उड़ाती चाय का कप थामे उनके रूबरू खड़े मुस्कुराने लगे। सर्दियों की बारिश किसी को माफ नहीं करती। बेगम साहिबा कहा भी था बाज आ जाएं वरना बीमार पड़ जाएंगी। नहीं मानी मेरी बात, हो गया ना जुकाम। आसम चाय का कप उनकी जानिब बढ़ाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुए। जब इतना चाहने वाला शोहर साथ हो तो फिर दिल करता है बार बार बीमार होने को। एक बार नहीं 100 बार भीगूंगी बारिश में ताकि आप फिर यूं मेरा इतना चाहत से ख्याल रखें। सबीहा ने लाड भरे अंदाज में आसिम के हाथों से चाय का कप थामते हुए कहा। आसिम उनके अंदाजे गुफ्तगू पर बेसाख्ता हंस दिए। हद करती हैं आप भी, चाय बहुत जायकेदार बनी है। सबीहा ने मुसहरी पर बैठकर चाय का घूंट भरते हुए सराहा। मेरी मोहब्बत की लज्जत जो शामिल है मोहतरमा, इसीलिए वो भी उनके बराबर मुसहरी में विराजमान हुए। मोहब्बत की इस लज्जत से आशना होकर मैं तो आपकी असीर होती जा रही हूँ आसिम। सबीहा ने उनके शाने पर सर टिकाते हुए सरशार से लहजे में कहा। आसिम ने अपने कांधे पर पड़ी गर्म शाल उतारकर सबीहा को ओढ़ा डाली। मुझे अब यूं महसूस होने लगा है कि मैं आपकी चाहतों मोहब्बतों की इस हसीन रफाकत की इस कदर आदी होती जा रही हूँ कि इन जज्बों में दर आने वाली जरा सी भी कमी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। वादा करें आपके मुझसे हमेशा यूं ही मोहब्बत करते रहेंगे वरना मैं शायद जी भी ना पाऊं, सांस ना ले पाऊंगी। वो आसिम की गर्म शाल ओढ़कर उनकी बाहों के मजबूत हसार में सिमटती चली गई। उनका लहजा जज्बातियत से भरपूर था, इस कदर कि आसिम को भी तड़पा गया। तुम्हें तो अब भी गुमान है कि तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, मगर सबीहा अगर हमारे दरमियान अब जरा सी भी दूरी आई तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। खुदा ना करे ऐसा तो ना कहें आप, आपको कुछ हो गया तो मैं भला कैसे जी पाऊंगी। सबीहा ने बेइख्तियार अपना दाहिना हाथ आसिम के लबों पर रख डाला। आसिम की जान से गुजरने वाली बात पर वो बुरी तरह लर्ज उठी थी। मर मिटा तो हूँ तुम पर मेरी जिंदगी। सबीहा की आंखों में खुद को खो देने का खौफ आसिम को अंदर तक सरशार कर गया, उसकी चाहतों को जला बख्श गया। उसकी मखमूर निगाहों में झांकते हुए गंभीर लहजे में फिर गोया हुआ। जिंदगी भर के साथ का वादा है, अब कभी भी तुम्हें खुद से जुदा ना होने दूंगा। सबीहा आसिम के वादे पर ईमान लाती उनके सीने से जा लगी थी। एक रात चलो तामीर करें। आसिम ने उनकी कुशादा पेशानी पर होले से बोसा दिया। हम तान के तारीख की सर पर। सबीहा ने नीम व आंखों से खिड़की के उस बार उफ्क पर जगमगाते चांद को देखा। आहट भी न पाए सांसों की। एक आवारा बादल अटकेलियां करता हुआ चांद के रूबरू आ खड़ा हुआ। चांद शर्माते हुए पर्दा कर गया। सबीहा के चेहरे से आसिम की गर्म सांसें टुकराने लगी, खुमार आलूद निगाहें बोझल होने लगी। कपड़े की रेशमी खुशबू में कमरे की सुनहरी कंदीलें रफ्ता रफ्ता मदम पड़ने लगी और जिस्म के सूंदे पर्दों में रूहों की तरह लहराते रहे।
यावर वक्त सियासी सरगर्मियों के बायस इस्लामाबाद पहुंचे थे। इलेक्शन सर पर आ खड़े हुए थे। सियासी मसरूफियात अरूज पर थी और अजीज की जानिब से छाई सर्द मोहरी उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इसी सर्द मोहरी के अवामिल को जानने की गर्ज से वो पार्टी के इजलास से कबल अजीज के घर मुलाकात की गर्ज से पहुंचे थे। चाय नोश फरमाते हुए वो अजीज से उसके बदले हुए रवैये और सर्द मोहरी का शिकवा कर बैठे। कमाल करते हो यार, तुम मुझसे शिकवा कर रहे हो। शिकायतें तो मुझे तुमसे हैं यावर। दूसरी शादी के बाद ना जाने तुम किन काम धंधों में जा उलझे हो, जो ना तो कोई ताल्लुक रखा ना राब्ता। अजीज पहले ही से भरे बैठे थे, चटक पड़े। यार शायद तुम यकीन ना करो मगर मैं वाकई बहुत अजीब सी सूरत हाल का शिकार हुआ हूँ। सबीहा के जाने के बाद से मुझे कारोबारी मामलात में शदीद परेशानी का सामना है। तुम जानते हो अजीज, सबीहा के हिस्से के फरोख्त किए गए हसस को महमूद बेग खरीद कर मेरे कारोबार का अहम शराकतदार बन बैठा है। और तुम बखूबी जानते हो कि वो किस कमाश का इंसान है, उसके मकासद कितने खतरनाक हैं और सबसे बढ़कर ये कि उसके ताल्लुकात के ताने बाने हमारे मुखालिफ सियासी जमात से मिलते हैं। वो तहम्मुल से अजीज का गुस्सा बर्दाश्त करते हुए अपनी तमाम मुश्किलों का तफसीली जिक्र करने लगे। ओह ये क्या कर रहे हो, ओह ये क्या कह रहे हो तुम यावर वक्त, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे लिए, हर लिहाज से बुरा। कारोबारी मामलात में जो नुकसान हुआ सो हुआ, मगर तुम इस बात से वाकिफ भी हो कि तुम्हारी सियासी साख किस कदर मुतासर हो सकती है। अगर पार्टी क़यादत को इस बात का इल्म हो गया तो बहुत मुमकिन है कि तुमसे इलेक्शन का टिकट भी छीन जाए। अजीज मुतफक्कराना अंदाज में पेशानी मसलते हुए बोले, मगर यार इलेक्शन सर पर खड़े हैं। मैंने इस इलेक्शन के लिए कितनी मेहनत की है, पैसा पानी की तरह बहाया है। ऐसे कैसे पार्टी की आदत मुझसे टिकट छीन सकती है। यावर वक्त घबराहट के आलम में उठ खड़े हुए। और यार इतना कुछ करने के बावजूद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भी तो कर बैठे हो तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इस बात से अनजान रहे कि तुम्हारे कारोबारी हसस बाजार में फरोख्त के लिए मौजूद हैं और इनका खरीदार कौन है। अब जाहिर है महमूद बेग ने किस नेक मकसद के तहत तुम्हारे कारोबार तक रसाई हासिल नहीं की होगी। तुम्हें जितने फिक्रमंद होना उससे कहीं ज्यादा पार्टी की आदत इस मामले को लेकर फिक्रमंद होगी और हैदर के अजायम से तो तुम वाकफ ही होगे। वो कितने पापड़ बेल रहा है तुम्हारी जगह छीनने के लिए, जरा इसकी भी फिक्र करो तुम। अजीज की तलख हकीकत बयानी यावर वक्त को सर पकड़कर बैठने पर मजबूर कर गई। मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हारे सितारे आजकल सख्त गर्दिश में हैं। एक मुश्किल खत्म होती नहीं दूसरी सर पर आ खड़ी होती है। अजीज तासुफ से सर हिलाते हुए बोले। यावर वक्त अजीज की बात पर चौंक उठे। सज्जल गुनगुनाती हुई अलमारी के दोनों पट वाक़िए लिबास मुंतखब करने में मसरूफ थी। जब से यावर वक्त इस्लामाबाद गए थे तब से वो उस महल की बेताज मलका बनी घूम रही थी। सरशारी उसके रूम रूम से आया थी। यही थी वो जिंदगी जिसके हसूल के लिए वो एक उम्र से खवारी उठाती फिर रही थी और अब उसकी ख्वाहिशों को मंजिल मिली तो वो एक अनोखी सरखुशी में मुब्तला थी। इसी सरशारी में मुब्तला वो मुंतखब करदा लिबास जेब तानकार के कद आवर आईने के सामने खड़ी अपने दमकते हसीन चेहरे को सदके वारी जाती निगाहों से तक रही थी। सज्जल तुझे किस्मत ने बड़ा ही महरूम रखा, मगर ये तेरा हुस्न तेरी हर एक महरूमी पर हावी है। इस हुस्न ने तुझे सड़क से उठाकर इस महल की मलका बना डाला। बस अब अपने ते बड़ी होशियारी से फेंक और याद रख यहाँ एतबार के काबिल कोई भी नहीं। भरोसा ना करना किसी पर। वो अपने हुस्न पर नाजा खुद को नसीहत करने में मसरूफ थी। तब ही मुलाजमा ने किसी मेहमान की आमद की इतला दी। वो पुरसोच अंदाज में सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो चेहरे पर नागवारी की लकीरें फैल गई। सामने सोफे पर महमूद बेग बैठा था। उसके चेहरे पर अयाराना मुस्कुराहट और आंखों में मुकरवा चमक बसी थी। सज्जल उसे सामने देखकर जी जान से क्लिस कर रह गई।